कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। रात में कोमल बिस्तर पर उठ कर बैठ जाती। अम्मा सुबह हो गई। विमला हर बार उसको झिड़क देती। भोर होते ही कोमल उठकर बैठ गई। विमला कपिल को जगा रही थी और वह उठता ही नहीं था। शंकर भी उसे आवाज लगाए थे। कपिल की बस जल्दी आती थी। वह बड़ी मुश्किल से उठा, पर कोमल तैयार होकर आ गई। उसने कमीज सलवार पहनी थी। अम्मा मांग भरूं? नहीं। अम्मा दुपट्टा ओढ़ूं? हाँ। कोमल ने दुपट्टा भी कंधे पर डाल लिया। अम्मा क्या सिर ढकूं? हाँ, सिर ढाको। कोमल ने दुपट्टे से सिर भी ढाक लिया और फिर शीशे के सामने जाकर अपने को देखने लगी। शंकर कपिल को साइकिल पर बिठाकर बस अड्डे पर चले गए। उसके जाने के बाद विमला भी नहाने चली गई। कोमल बार बार अपना मुंह शीशे में देख रही थी। उसने मुंह पर खूब पाउडर लगा लिया। विमला गुसलखाने से निकली तो उसने देखा कोमल चेहरे पर ढेर सारा पाउडर लगाए है और माथे पर टिकली भी लगाए है। अरे तुमने अपनी शक्ल क्या बना ली? टिकली हटाओ और मुंह धो। स्कूल में बिल्कुल सादगी से रहना पड़ेगा। आज स्कूल की ड्रेस भी लेनी है। शंकर कपिल को पहुंचा कर आ गए। कोमल उनको देखते ही बोली, पापा मैं अच्छी लग रही हूँ। तुम्हारे क्या कहने हैं बिटिया? शंकर ने अपने बक्से का ताला खोलकर 1000 रुपये निकाले। यह रुपये उन्होंने अलमारी खरीदने के लिए रखे थे। उन्होंने रुपये विमला को दे दिए। 1000 शायद कम पड़ जाए, फीस भी तो जमा करनी है। 500 और दे दो, विमला ने कहा। शंकर ने बक्से में से 500 रुपये और निकाले और विमला को दे दिए। विमला ने रुपये अपने पर्स में रख लिए। चलते चलते उसने देखा कि कोमल उनकी ऊंची एड़ी के सैंडल पहनी है। अरे अपनी चप्पल पहनो, स्कूल में कोई ऊंची एड़ी के सैंडल पहनता है। कोमल ने सैंडल उतारकर अपनी चप्पल पहन ली। अम्मा चप्पल बिल्कुल सड़ी है, बिटिया स्कूल के लिए कल नई ला देंगे, शंकर ने कोमल से प्यार से कहा। चलने से पहले शंकर ने 2 चाबी वाले ताले की एक चाबी विमला को थमा दी। मैंने एक चाबी अपने लिए रख ली है, संभाल कर रखना, मैं ताला बंद करके चला जाऊंगा। विमला ने हाथ जोड़कर आंख मूंदकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और कोमल को लेकर घर के बाहर चली गई। विमला ने रिक्शा रोका और कोमल के साथ रिक्शे में बैठ गई। विमला के मन में अभी भी डर समाया हुआ था। स्कूल में कोमल का कैसा स्वागत होगा। स्कूल के सामने उसका रिक्शा रुका। स्कूल में अंदर जाकर वह सीधे निर्मला आर्या के कमरे में गई। निर्मला ने विमला को वहीं पर बिठा दिया। फिर शोभा गुरटू को बुलवाकर उन्हें कोमल को सौंप दिया। अब आप इसको इनके 5वीं क्लास में पहुंचा दीजिए। कोमल को लेकर शोभा गुरटू चली गई। निर्मला आर्या विमला की तरफ मुड़ी। विमला, आज कोमल की किताबें जरूर ले लेना, तुम उसकी फीस आधी जमा कर दो। अभी मिसेज गुरटू आती होगी, उनके साथ चली जाना। कोमल को 5वीं क्लास में पहुंचाकर शोभा गुरटू लौट आई और विमला को साथ लेकर चली गई। उन्होंने विमला से कोमल की एडमिशन फीस आदि लेकर विमला की छुट्टी कर दी। विमला सूचित हो गई। कोमल का पहला दिन था। उसने सोचा कि छुट्टी होने पर कोमल को लेकर ही जाएगी। वह निर्मला आर्या के कमरे में लौट आई। निर्मला फाइलों में लगी थी। उन्होंने विमला को उस दिन का अखबार पकड़ा दिया। तुम अखबार पढ़ो, मुझे बहुत काम करना है। विमला अखबार लिए बैठी थी, पर उसका मन कोमल की तरफ ही लगा था। घंटी बजते ही वह बाहर गई और 5वीं क्लास के सामने बरामदे में एक खंबे के पीछे खड़ी हो गई। उसने देखा कोमल अपने क्लास से निकलकर अकेले बड़ी उदास खड़ी हैं। सब लड़कियां उसको अजीब निगाह से देख रही थी। कोई भी लड़की उससे बात नहीं कर रही थी। विमला ने यह भी गौर किया कि उसके क्लास की कोई भी लड़की कोमल की हम उम्र नहीं है। विमला दौड़कर उसके पास गई। कोमल क्लास में कैसा लगा? कोमल बिल्कुल चुप रही। विमला ने फिर पूछा, स्कूल अच्छा लगा? कोमल नहीं बोली। चलो कल से ठीक से पढ़ाई करना, अभी किताबें खरीदते हुए घर चलेंगे। कोमल माँ के साथ चलने को तैयार हो गई, पर उसे स्कूल की लड़कियों और टीचरें जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। सभी उसे घूर घूर कर देख रही थी।
किसी ने उससे एक बात भी नहीं की। उसके मन में आया कि वह स्कूल नहीं जाए, पर अभी तो स्कूल में उसका पहला ही दिन था। तभी विमला को शोभा गुरटू दिखाई दी। वह विमला के पास आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से कोमल से पूछा, क्लास में अच्छा लगा? कोमल ने बेमन से सिर हिलाकर हाँ कर दी। शोभा गुरटू विमला की तरफ मुड़ी और उससे कहा, विमला जी, कोमल की यूनिफॉर्म भी लेनी होगी। बाजार में किताबों की दुकान के ठीक सामने दूसरी तरफ यूनिफॉर्म की दुकान है, आज ही ले लीजिए। हाँ, वही फीते वाले सफ़ेद जूते भी मिल जाएंगे। मिसेज गुरटू से बात करके ही विमला बाजार गई थी। किताबें और बस्ता खरीदकर उसने सामने वाली दुकान से कोमल के लिए 2 जोड़ी हल्के नीले रंग की सलवार कमीज, दुपट्टा, स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते आदि भी खरीद लिए। शंकर के दिए रुपए कम पड़ गए थे। घर से चलते वक्त विमला ने अपने बक्से में से भी सहेजे हुए रुपए निकाल कर रख लिए थे। खरीदारी करके विमला जोश में भरी थी। कोमल भी स्कूल में हुए पहले दिन का कटु अनुभव कर आकर भूल गई। स्कूल जाने की मधुर याद से ही कोमल कूदी जा रही थी। बार बार अपने भैया कपिल के पास जाकर ताली बजाकर कहती, कपिल भैया, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। विमला के घर में बहाली छा गई। शंकर भी मनी मन फूले नहीं समा रहे थे। विमला ने अगले दिन स्कूल जाने के लिए दोनों बच्चों के कपड़े, बस्ता सब एक साथ खाने की मेज के पास कुर्सी पर सजाकर रख दिए। रात में कोमल बेचैनी भरी नींद में थी। विमला उसे जाकर बार बार थपथपा देती। सुबह होते ही घर में हलचल मच गई। कोमल चटपट नहा धोकर अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आई तो विमला भाव विभोर हो गई। कोमल दौड़कर शंकर के पास गई। पापा ठीक है ना? बहुत अच्छे। कोमल जी, आप तो आज अपनी अम्मा जी के साथ ही स्कूल जाइएगा, आप नहीं चलिएगा, कपिल को तो भी पहुंचाना है। विमला भी घर का काम निपटाकर कोमल के साथ तैयार थी। शंकर भी साइकिल लेकर कपिल के साथ घर के बाहर निकला। विमला ने घर का ताला लगाया और कोमल ने अपने स्कूल का बस्ता कंधे पर लटकाया। वह खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसी ने आगे बढ़कर एक रिक्शा रोका और माँ के साथ रिक्शे पर सवार हो गई। टिन टिन घंटी बजाता हुआ रिक्शा चल दिया और गली सड़क पार करता हुआ स्कूल के फाटक के सामने रुक गया। कोमल रिक्शे से उतरकर खड़ी हो गई। उसके पीछे विमला भी उतरी। रिक्शे वाले को पैसे देकर विमला कोमल को लेकर उसके क्लास में गई। शोभा गुरटू क्लास के बाहर ही मिल गई। उन्होंने दोनों का स्वागत किया। फिर उन्होंने क्लास की मॉनिटर्स को बुलाया और कोमल से परिचय करवाया। यह है कोमल, यह क्लास में सबसे बड़ी है, इसीलिए इनको सब लड़कियां कोमल बहन जी कहना। बहन जी सुनकर विमला चुप रह गई। मॉनिटर्स ने कोमल को देखा। वह जरा हिचकिचा रही थी। उसकी नाक थोड़ी सी उड़ गई। शोभा गुरटू ने फिर से उससे कहा, मंगला, कोमल बहन जी को क्लास में ले जाओ, यह तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगी। आइए बहन जी। मंगला के साथ कोमल क्लास में गई। विमला का मन बेचैन था। उसका एक बार मन चाहा कि कोमल का हाथ पकड़कर खींच लाए और घर लौटा कर ले जाए, पर उसने अपने को संभाल लिया। वह घर चली गई। स्कूल की 4 बजे छुट्टी होती थी। विमला ठीक 3:30 बजे कोमल के लिए घर स्कूल पहुंच गई और उसके क्लास के पास जाकर खड़ी हो गई। 4 बजे स्कूल का घंटा बजते ही लड़कियां अपने अपने क्लासों से निकलकर भागी। कोमल अपनी कक्षा से बाहर नहीं निकली थी। विमला से रहा नहीं गया। वह उसके क्लास में घुस गई। क्लास की अध्यापिका मेज पर से अपना सामान बटोरकर निकलने ही वाली थी। मैडम, मैं कोमल की माँ हूँ, उसे घर ले जाने के लिए आई हूँ। कोमल कहाँ है? अभी तो यहीं थी, आप यहीं इंतजार करें, अभी आती होगी। उसका बैग तो यहीं है, उस सीट पर वह बैठी थी। विमला ने देखा, कोमल की सीट सबसे पीछे कोने की सीट थी। विमला से रहा नहीं गया, कोमल को सबसे पीछे क्यों बिठाया? वह सबसे बड़ी है, वह आगे बैठती तो पीछे की लड़की को बोर्ड दिखाई नहीं देता। आप तो जानती ही हैं, वह काफ़ी लंबी है। आप यहीं रुके, मुझे जल्दी जाना है। टीचर वहाँ से चली गई। विमला भाई कोमल की प्रतीक्षा करती रही। बड़ी देर बाद उसे कोमल क्लास में आती हुई दिखाई दी। कोमल की आंखें सूजी हुई लाल थी। विमला ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ कोमल? माँ की आवाज़ सुनते ही कोमल फूट फूट कर रोने लगी।
विमला भी अंदर से टूट गई। रोते रोते उसने पूछा, कोमल बताओ क्या हुआ। कोमल ने आंसू भरी आंखों से विमला को देखा और पूछा, अम्मा हिजड़ा क्या होता है। सुनकर विमला क्रोध में भर गई। घर चलकर बता दूंगी। विमला ने कोमल का बैग उठा लिया। वह कोमल के साथ धीरे धीरे स्कूल का गेट पार करके सड़क पर आ गई और एक रिक्शा रोका। दोनों रिक्शे पर बैठ गई। रास्ते में दोनों ही चुप थी। विमला अंदर ही अंदर विकल थी। कोमल का पूछा सवाल हिजड़ा क्या होता है उसे बेहाल किए जा रहा था। रिक्शा घर के सामने रुका और कोमल अपना बस्ता लेकर नीचे उतर गई। अम्मा घर की चाबी दो। विमला ने कोमल को चाबी पकड़ा दी और कोमल घर का ताला खोलने आगे बढ़ गई। विमला भी रिक्शे वाले को पैसे देकर आ गई। ताला खोलकर घर में आते ही कोमल ने अपना बैग एक तरफ फेंका और चारपाई पर लेटकर जोर जोर से हुक्कने लगी। विमला कोमल के पास बैठ गई। कोमल ने फिर रोते रोते पूछा, अम्मा हिजड़ा क्या होता है। कोमल के मुंह से यह सवाल उससे पूछा जाएगा, यह तो विमला ने कभी सोचा ही नहीं था। वह बिटिया को अपने हृदय के टुकड़े को यह कैसे समझाए। पर कोमल माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। विमला असमंजस में थी कि क्या कहे। उस समय बात टालने के लिए उसने कहा, कोमल भैया को धर्मा आंटी के यहाँ से लेकर आती हूँ। कहकर विमला बाहर चली गई। कोमल पलंग पर ही पड़ी रही। पड़ोसिन धर्मा का घर विमला के घर से मिला हुआ था। वहाँ कपिल माँ का इंतजार कर रहा था। माँ को देखते ही वह खड़ा हो गया। चलो अम्मा, पीठ पर बस्ता लादे घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाते जाते उसने वहीं से जोर से कहा, आंटी अम्मा आ गई, मैं जा रहा हूँ। धर्मा ने कमरे के अंदर से कहा, अरे रुको रुको, मैं आ रही हूँ। विमला रुकिए। विमला ने कपिल का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। धर्मा भी आ गई। कोमल का स्कूल कैसा है। अरे वह तो बहुत खुश है। कहते कहते विमला का गला रुंध गया। जल्दी से चलो, कपिल जिज्जी अकेली है। विमला धर्मा को बिना देखे ही कपिल के साथ घर की तरफ मुड़ गई। वह बराबर यही सोच रही थी कि कोमल को कैसे समझाए। शाम को शंकर घर आए। आते ही उन्होंने कोमल के बारे में पूछा, कोमल कहाँ है, स्कूल में कैसा लगा। किसी ने उसे तंग तो नहीं किया। कोमल लेटी रही। शंकर अपना ब्रीफकेस बाहर बरामदे में दीवार के सहारे टिकाकर कमरे में गए। कोमल की पीठ सराहने लगे। कैसा लगा स्कूल बिटिया। कोमल ने पापा की आवाज़ सुनी तो वह सिसकी भरकर रोने लगी। अरे बिटिया क्या हुआ, बताओ तो। कोमल उठकर बैठ गई। पापा हिजड़ा क्या होता है। शंकर की जुबान बंद थी। कोमल ने फिर पूछा, पापा हिजड़ा क्या होता है। अम्मा भी नहीं बताती। शंकर लंबी सांस खींचकर खड़े हो गए। क्या बताऊं बेटा, क्या न बताने वाली बात है पापा। अम्मा भी नहीं बताती। अच्छा पहले तुम बताओ, स्कूल में क्या हुआ। तुम्हें अच्छा लगा। तभी विमला भी ट्रे में चाय का गिलास लेकर आ गई। कोमल और कपिल के लिए दूध के गिलास भी लाई थी। सबसे पहले तुम दोनों दूध पियो। कपिल जल्दी आओ। कपिल भी आ गया। अरे जिज्जी रो क्यों रही हो, किसी ने स्कूल में मारा, मैं ठीक करूँगा। कोमल विमला शंकर चुप थे। सबने अपने अपने गिलास उठा लिए। प्लेट में बिस्कुट थे। कपिल ने बिस्कुट भी उठा लिए। कपिल अपने स्कूल की बातें और अपनी तारीफ करने लगा। जिज्जी वह एक आँख वाला कल्लू कलंदर सुधीर जायसवाल बहुत बन रहा था। मैंने उसकी पीठ पर एक जमा दी। कपिल जोर से हंसा। फिर क्या हुआ, कोमल ने पूछा। सब लड़के हंसने लगे। कोमल को अपना अनुभव याद हो आया। कपिल तुमने ठीक नहीं किया। क्यों जिज्जी, तुम तो समझदार हो। एक आंख वाला है तो क्या हुआ। तुम तो जिज्जी समझते नहीं हो। सब लड़के कह रहे थे सुबह सुबह कानी को देख लो तो सारा दिन खराब हो जाता है। अगर तुम्हारे भी एक आंख होती तो। कोमल ने पूछा। कपिल सोच में पड़ गया। उठकर चलने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोमल ने कपिल का हाथ पकड़कर फिर से पूछा, बोलो कपिल, जवाब दो, भागते कहाँ हो। कोमल ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। देखो भैया, उसको कभी मत चिढ़ाना, वायदा करो कभी नहीं चिढ़ाओगे। अच्छा बाबा हाथ छोड़ो, कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। कोमल ने कपिल का हाथ छोड़ दिया। जोर से पकड़ने से कपिल का हाथ मुड़ गया था। वह उसे दूर हाथ से सहराता हुआ मुंह बनाकर वहां से चला गया। शंकर ने हिम्मत करके प्यार से कोमल से पूछा, बेटा तुम्हें किसी ने हिजड़ा कहा। हाँ पापा, मेरे साथ बैठी लड़की ने चुपके से दूसरी पास बैठी लड़की से कहा।
मैं हिजड़े के पास नहीं बैठूंगी। शंकर चुप थे, विमला भी चुप थी। आप दोनों चुप क्यों हो, बताइए ना, हिजड़ा क्या होता है? शंकर और विमला चुप बैठे रहे। कोमल शंकर की मेज पर से हिंदी शब्दकोश उठा लाई और हिजड़ा शब्द ढूंढने लगी। उसने हिजड़ा शब्द ढूंढ निकाला। शब्दकोश में लिखा था हिजड़ा, ऐसा व्यक्ति जिसमें प्राकृतिक रूप से स्त्री और पुरुष दोनों के कुछ कुछ लक्षण पाए जाए। कोमल वही पन्ना खोलकर शब्दकोश शंकर के पास आ गई। पापा, यह समझ में नहीं आया, इसके क्या मायने हैं, मुझे अभी समझाइए। अभी सोचकर बताता हूँ। कोमल शब्दकोश के फिर पीछे पड़ गई। स्त्री शब्द ढूंढ निकाला। स्त्री शब्द के अर्थ लिखे थे औरत। फिर उसने पुरुष शब्द ढूंढा, उसके अर्थ में लिखे थे मर्द। वह सोचने लगी कि औरत और मर्द में क्या भेद है। उसकी समझ में नहीं आया तो माँ के पास पहुँची। जब उसने औरत के बारे में पूछा तो विमला बोली, मैं औरत हूँ और तुम्हारे पिताजी मर्द है। भैया लड़का है ना, और तुम लड़की हो। जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो औरत हो जाऊंगी, भैया बड़ा हो जाएगा तो मर्द हो जाएगा। फिर हिजड़ा क्या है? डिक्शनरी में लिखा है, ऐसा व्यक्ति जिसमें प्राकृतिक रूप से। अम्मा, समझ में नहीं आया, बताओ ना। अब सिर मत खाओ कोमल, बताओ ना अम्मा। वह पूछती ही चली गई। विमला को परेशान कर दिया। विमला ने भी अपना मुंह सील लिया था। कोमल फिर शंकर के पास गई। पापा, क्या मैं लड़के की तरह हूँ? बताऊंगा, अभी तुम यह सब मत सोचो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। शंकर ने बात टाल दी। विमला मन ही मन बड़ी आसान थी। इस स्थिति से वह कैसे निकले? अभी तक तो वह जूझती चली आई थी। रात में कपिल और कोमल के सोने के बाद विमला और शंकर चौके में बैठकर बातें करते रहे कि समस्या का हल कैसे निकाले, क्या करे, कैसे कोमल को समझाए, समझ में नहीं आता। विमला परेशान थी। ऐसा है विमला, भगवान हमारी परीक्षा ले रही है। हम लोगों को इस इम्तिहान को भी पास करना है। अब हम पीछे नहीं जा सकते। पर क्या करें, हमें अपनी कोमल को समझाना पड़ेगा। हमने उसे लड़की की तरह पाला है। वह तुम्हारे निकट है। तुम्ही को उसकी यह परीक्षा पास करानी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शंकर ने विमला का हाथ पकड़ लिया। विमला पति का मुंह देखने लगी। विवशता से विमला का चेहरा सूखा था। शंकर समझ गए। विम्मी, हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। हम दोनों को मिलकर अपनी कोमल का मनोबल जुटाना पड़ेगा। विमला को ढांढस आया। बड़ी रात हो गई है, सवेरे बच्चों को स्कूल भी जाना है। विमला और शंकर सो गए। विमला सुबह उठी। उसने देखा कि कोमल नहीं उठी। विमला ने उसे प्यार से जगाया। कोमल ने एक ही बात कही, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे लड़की बनाकर रखा, पर मैं न तो लड़का हूँ और ना लड़की हूँ। कोमल की बात सुनकर विमला सनाका खा गई। 2 क्षण में वह फिर चेत हो गई। उसके मन में ललकार उठी, उठो, हाँ, मैंने तुम्हें लड़की की तरह पाला है, तुम लड़की ही रहोगी। कहने वालों को कहने दो, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है कोमल। विमला ने कोमल का हाथ पकड़कर उसे झटके से उठा दिया। अगर कोई अंट-संट बकता है तो बकने दो, सड़क पर कुत्ते भी तो भौंकते हैं, उनकी कौन परवाह करता है। उठो, स्कूल को देर हो रही है। कोमल ने करवट बदल ली। विमला ने कोमल के पैर में गुदगुदी दिया। कोमल उठकर बैठ गई। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगी अम्मा। सुनो कोमल, अगर कोई कुछ भी कहे तो तुम मेरी सहेली निर्मला आर्या के पास चली जाना। नहीं अम्मा। कोमल को हिम्मत आ गई। वह चटपट नहा धोकर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। उसने शीशे के सामने जाकर अपना चेहरा देखा। उसे अपनी शक्ल अच्छी लगी। अम्मा, मैं तैयार हूँ, अभी सफ़ेद जूते पहनकर आती हूँ। तुम ताला चाबी ले लो। कोमल ने कंधे पर बैग लटकाया और ताला चाबी ले ली। शंकर कपिल को लेकर पहले ही जा चुके थे। विमला बाहर आई। कोमल ने ही घर का ताला लगाया। दोनों रिक्शा लेकर स्कूल पहुँची। विमला कोमल को क्लास में पहुंचाकर बाजार का काम करने चली गई। घर में सामान रखकर विमला 3:30 बजे फिर स्कूल पहुंची और कोमल की क्लास के बाहर खड़ी हो गई। स्कूल का आखिरी घंटा बजते ही सब लड़कियां अपना बैग उठाकर बाहर भागी। विमला ने देखा कोमल भी अपना बस्ता उठाकर उसी की तरफ आ रही है। आज वह मुस्कुरा रही थी। विमला ने छेड़ा, आज बड़ी खुश हो कोमल। हाँ अम्मा, आज मुझे हिंदी के डिक्टेशन में वेरी गुड मिला है। मैडम ने 15 कठिन शब्द भी बोले थे
और अम्मा, उन्होंने क्लास में जोर जोर से कहा, कोमल का लेखन आप लोग देखिए, मोती की तरह अक्षर लिखती है। अम्मा, मुझे बहुत अजीब भी लगा। कॉपी लाई हो? नहीं मैडम ने रख ली, कल देगी। कोमल की बात सुनकर विमला को बड़ा अच्छा लगा। उसी ने कोमल को लिखना पढ़ना सिखाया था। उसको अपनी याद आ गई, उसका लेखन भी क्लास में सबसे अच्छा था। फिर उसे कपिल का लेखन याद आया। वह बिल्कुल चील मकोड़े की तरह लिखता है और घसीटा मारता है। घर जाकर सबसे पहले विमला ने कपिल को ही पकड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, विमला ने कोमल की तारीफ करनी शुरू कर दी। अच्छा लिखना सीखो जिज्जी की तरह। कपिल ने माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से बाहर निकाल दी। अपना क्रिकेट का बैट लेकर बाहर भाग गया। शाम को शंकर दफ्तर से लौटे तो घर का वातावरण खुशनुमा था। विमला ने शंकर से कोमल की बात बताई तो आज अभी जलेबी लाता हूँ। शंकर फौरन हलवाई के यहाँ से जलेबी लेकर आ गए। कपिल भी लौट आया था। चारों जनों ने रस लेकर जलेबी खाई। कपिल ने दूध में जलेबी डालकर भी खाई। कपिल जलेबी खाते खाते कोमल से बोला, जिज्जी रोज अति उत्तम लाया करो। और आप जनाब? शंकर ने कपिल से पूछा। कपिल झेप गया। शाम के बाद घर में वातावरण में परिवर्तन होने लगा। एक हफ्ते बाद कोमल की क्लास में जाने के बाद विमला ने सोचा कि अपनी सहेली हेड मिस्ट्रेस को निर्मला आर्या से भी मिल ले। जब विमला हेड मिस्ट्रेस के कमरे के पास पहुंची, उसे जोर जोर से बात करने की आवाज़ आ रही थी। वह शोभा गुरटू से बात कर रही थी। विमला बाहर ही खड़ी रही। देखो तो, आपको चिट्ठी लिखी है, शोभा गुरटू ने कहा। चिट्ठी में क्या लिखा है? निर्मला आर्या ने पूछा। लिखा है, हमारी लड़की के साथ उसके क्लास में एक कोमल नाम का हिजड़ा पढ़ता है। अगर क्लास में हिजड़ा पढ़ेगा तो हम अपनी लड़की को स्कूल से निकाल लेंगे। सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देगी। निर्मला आर्या की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। दुष्ट कहीं के! विमला ने उनके कमरे में झांक कर देखा। निर्मला आर्या ने अपनी दराज में से पेड़ निकाला और उस पर हाथ से चिट्ठी लिख दी। विमला बाहर चुप खड़ी रही। शोभा, मैंने इन साहब को जवाब दे दिया और उन्होंने जोर से पढ़ा, महोदय, अगर आप अपनी लड़की को स्कूल से निकालना चाहें, निकाल लीजिए। कोमल इसी क्लास में पढ़ेगी। निर्मला आर्या प्रधानाध्यापिका। मैडम, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। चिट्ठी का जवाब लिखने के बाद निर्मला आर्या ने चपरासी को आवाज़ दी और एक लिफाफे में चिट्ठी रखकर पत्र लिखने वाले के घर का पूरा पता लिखकर उसको पकड़ा दी। अभी अभी साइकिल पर जाकर यह चिट्ठी वहाँ किसी के हाथ में देकर आओ। जिसके हाथ में देना उसे स्कूल के रजिस्टर पर साइन भी करवा लाना। चपरासी रजिस्टर और चिट्ठी लेकर बाहर निकला। विमला वहाँ पल भर भी नहीं रुकी। उसका मन बड़ा खिन्न हो गया था। वह मैदान में एक तरफ पड़ी बेंच पर बैठ गई। उसके मन में बेचैनी थी। वह स्कूल खत्म होने का इंतजार करती रही। आखिरी घंटा बजते ही विमला कोमल की क्लास के बाहर खड़ी हो गई। जैसे ही कोमल क्लास के बाहर आई, उसने पूछा, आज कैसा रहा कोमल? अम्मा, आज मैडम ने सब लड़कियों को समझाकर कहा कि कोमल तुम सबसे बड़ी हो। सब लड़कियां कोमल को बहन जी कहेगी। सचमुच लड़कियां अब मुझे बहन जी कहने लगी। कोमल मुस्कुराई। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। और क्लास में क्या क्या हुआ? मैडम ने फिर सबको मेरी काफ़ी दिखाई और कहा, देखो कोमल का लेखन कितना अच्छा है, ऐसा ही तुम सब भी लिखो। अम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम शोभा गुरटू बहुत अच्छी है। आज मैडम आर्या भी क्लास में आई थी। वह मैडम गुरटू से कोई बात करके चली गई। कोमल बोलने के मूड में थी। तुम्हें बहन जी सुनना अच्छा लगता है? अम्मा, बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे कोमल को उसके क्लास की लड़कियों ने स्वीकार कर लिया। उसे अपनी पढ़ाई से जरा भी समय मिलता, लड़कियां उसे घेर लेती। बहन जी यह बता दो, बहन जी वह बता दो। कोमल क्लास की हर लड़की को बारी बारी से उसकी समस्या का समाधान करने में सहायता करती। पर उसकी क्लास की मॉनिटर्स कोमल से चिढ़ने लगी। क्लास शुरू होने से पहले वह पैमाना लेकर क्लास का चक्कर लगाती और टेढ़ी निगाह करके कोमल को देखती। कोमल को बड़ा अजीब लगता था, पर उसने उसकी परवाह नहीं की। उसने पूरे मन से अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। 5वीं की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में जब कोमल प्रथम आई तो तब तो क्लास में लड़कियां और उसका और आदर करने लगी। अपना परीक्षा फल का कार्ड लेकर जब कोमल घर में घुसी और उसने कार्ड विमला को दिखाया, विमला फूली नहीं समाई।
विमला ने मेरी सोना कहकर कोमल को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोमल दौड़कर चौके में गई, चीनी का डिब्बा उठा लाई। उसने चुटकी भर चीनी अम्मा के मुंह में डाल दी। विमला ने भी कोमल को चीनी खिला दी और दोनों खूब हंसी। तभी कपिल भी आ गया। विमला ने उसे भी बताया और कपिल ने भी चीनी की फक्की मार ली। शाम को शंकर के आने पर बूंदी के लड्डू आए। लड्डू खाकर सारा परिवार बड़ा खुश था और कोमल दुगने जोश में भर गई। 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर निर्मला आर्या ने कोमल की फीस भी माफ कर दी और उसे एक स्कॉलरशिप भी दिलवा दिया। स्कॉलरशिप मिलने से कोमल भी बड़ी खुश थी। उसी वर्ष स्कूल की वार्षिक पत्रिका प्रभात का उद्घाटन हुआ। कोमल ने स्कूल की पत्रिका में एक कविता मेरा सपना लिखकर वार्षिकी में छपने के लिए दी। मेरा सपना, कोमल वर्मा। सपना मैंने देखा एक, सीढ़ियाँ ऊंची थी अनेक, देखा मैंने ऊपर सब, मंजिल दूर पड़ी थी तब, मीच आँख में चढ़ती गई, ऊपर मंजिल पर पहुँच गई, मंजिल मैंने और बढ़ा दी, फिर मैं पहुंची उसी पर भी। कोमल की कविता प्रभात में छपी। इससे कोमल का मन और भी बढ़ गया। कविता लिखने का शौक उसके दिमाग में चढ़ गया। जब कागज पास भी ना होता और कविता मन में कौन जाती तो उसे वह अपनी हथेली पर लिख लेती। कविता को राग देने का भी उसका बड़ा मन होता। गुसलखाने में नहाते समय वह कविता को धुन में पिरो लेती, पर उसे अपनी आवाज़ सुनकर अच्छा नहीं लगता। मन चाहने पर भी उसने स्कूल में कविता कभी नहीं पढ़ी। स्कूल में कई बार क्लास की टीचर ने उससे कविता पढ़ने को कहा, पर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। कोमल तन मन से पढ़ाई करती थी। स्कूल में उसकी कक्षा की अध्यापिकाएं उसके क्लास की लड़कियों को कोमल का उदाहरण देती थी। एक दिन विमला कोमल को लेकर उसके स्कूल जा रही थी और शंकर कपिल को स्कूल की बस में पहुंचाकर लौटे थे। उन्होंने विमला से कहा, देखो तो हम लोगों को सूझा ही नहीं, कितनी अच्छी है निर्मला आर्या, अपनी कोमल क्लास में फर्स्ट आई है, उनको खाने पर बुला लो। हाँ हाँ, विमला फौरन तैयार हो गई। कोमल को क्लास में भेजकर विमला निर्मला आर्या के कमरे में बेधड़क चली गई। निर्मला आर्या अकेली बैठी थी। अरे विमला तुम, निम्मी तुम बताओ, तुम हमारे घर कब आ सकती हो? तुम बिजी तो बहुत हो, पर तुम्हें खाने पर आना होगा। कोमल क्लास में फर्स्ट आई है। बाप रे बाप, इस फॉर्मेलिटी में मत पड़ो, बस तुम आ गई, तुम्हें देखते ही वही दिन याद आ जाती है। लगता ही नहीं है कि हम लोग इतने बड़े हो गए। बड़े होने की बात तो करो नहीं और ना परेशानियों की। सो तो है विम्मी, तुम्हें मालूम ही है कि कैसी मुसीबत में मेरा जीवन बीता है। वह कवि जी कहाँ है विम्मी, जिन पर तुम कविता बनाती थी और वह तुम पर मोहित थे? किसके याद दिला दी विम्मी? निर्मला आर्या जैसे दूसरे लोक में पहुंच गई, वह भी है, कभी कदाए आती है। अभी भी उनकी शादी हो गई। हाँ भी और नहीं भी, कुछ समझी नहीं, धीरे धीरे समझ लोगी निम्मी। तुमने तो पहेली बुझा दी। हाँ, पहेली ही समझो विम्मी। निर्मला आर्या ने बात बदल दी। फिर कभी बताएंगे। विमला को याद आ गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, उस लड़के का उपनाम गुल था निम्मी। वह साहब गीले रुमाल में फूलों की वेनी रखकर स्कूल के बाहर फाटक के एक तरफ खड़े रहते थे। जब तुम स्कूल के बाद फाटक के बाहर निकलती थी तो वे बाहर ही मिलते थे। भीगे कपड़े में से वेनी निकालकर तुम्हें देकर बिना कुछ कहे चंपत हो जाते थे। निम्मी हंसने लगी। तुम्हें खूब याद है? हाँ, गुल भी तब लड़के ही थे। स्कूल के पास ही लड़कों के स्कूल में पढ़ते थे। विमला से रहा नहीं गया और तुम वेनी लेती थी। उसने तुम्हारे पिताजी की मार भी तो खाई थी। निर्मला आर्या जोर से हंसी। अरे तुम्हें बड़ी याद है। असल में उस दिन मैं जल्दी घर चली गई थी और गुलजी को फाटक के पास आने में देर हो गई थी। उनको उस दिन बेले के फूल नहीं मिल पाए थे। बड़े ढूंढने के बाद उन्हें मुश्किल से 2 खुशबू वाले गुलाब मिले थे। सो वे 2 गुलाब लेकर सीधे मेरे घर पहुंचे थे। उन्होंने धीरे से हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया था। सोचा था कि शायद मैं बाहर निकलूंगी और निकले बाहर हमारे पिताजी। पिताजी ने गुल को और उसके हाथों में 2 खुशबू वाले गुलाब देखे तो उनका पारा चढ़ गया और वे गुल के ऊपर पिल पड़े। उसे खूब मारा, लेकिन गुल पर कोई भी असर नहीं हुआ। गुलाब के फूल नीचे गिर पड़े। गुल धूल झाड़कर खड़े हो गए।
मैंने तभी बाहर झांक कर देखा और उन्होंने मुझे देख लिया। पिताजी से वह मुस्कुरा कर बोले, निम्मी जी से भी एक मुक्का लगवा दीजिए। उनका इतना कहना था कि पिताजी ने उसके 2 बूसे और जड़ दिए और गुल हंसते हुए चले गए। फिर गुल का क्या हुआ? उस दिन कवि सम्मेलन में तुमने उन्हें पहचाना नहीं, वे अपने गुल ही तो थे। अरे हाँ, और तुमने भी शादी नहीं की? हाँ, शादी की भी और नहीं भी। विम्मी, मेरी तो मजबूरी थी। 6 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। पिताजी स्कूल में मास्टर थे, माँ बेचारी घर संभालती थी। बड़ी मुश्किल से पिताजी ने मुझे पढ़ाया। उनके पास दहेज देने के पैसे नहीं थे। तुम तो बड़ी नमकीन और सुंदर थी, पर दहेज के बिना शादी तो नहीं हो सकती थी। मैंने नौकरी की, 5 बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी की और अब यहाँ हूँ। और वह तुम्हारे गुल कहाँ है? निर्मला आर्या ने लंबी सांस खींची। हमने मंदिर में शादी की थी, पर हम लोग साथ नहीं रहते हैं। निर्मला आर्या का जोश ठंडा पड़ गया था। पिताजी को लकवा मार गया है, वह हमारे साथ ही रहते हैं। माँ भी गुजर गई। विम्मी, कभी घर आओ। निम्मी, पहले तो तुमको आना होगा, जब तुमको सुविधा हो। शंकर तुमको ले जाएंगे। सुनो, इसी इतवार को दिन का खाना तुम हमारे साथ खाओगी, विमला से आग्रह से कहा। देखो, मैं अपने आप आ जाऊंगी, शंकर को परेशान मत करना। अपना पता ठीक से बता दो। विमला ने एक कागज पर अपने घर का पता लिखकर निर्मला आर्या को पकड़ा दिया। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। बाहर बैठा चपरासी बार बार कमरे में झांक कर देख रहा था। इस तरह से बात करते हुए उसने हेड मिस्ट्रेस निर्मला आर्या को पहली बार ही देखा था। निर्मला आर्या से मिलने वाले बार बार पूछकर चले जाते थे। विमला जाने के लिए खड़ी हो गई। निर्मला आर्या भी खड़ी हो गई। देखो, भूलना नहीं, विमला ने चलते चलते कहा। याद रखूंगी। विमला निर्मला आर्या के कमरे से निकली। कमरे के बाहर कई लोग मिस आर्या से मिलने के लिए खड़े थे। वह बिना देखे आगे बढ़ गई। उसने घड़ी देखी, अभी तो स्कूल शुरू ही हुआ था। उसने रिक्शा पकड़ा और बाजार गई। अपने पर्स में से एक कागज निकाला, उस पर घर के सामान की लिस्ट थी। लिस्ट में लिखी चीजें तो खरीदनी थी। फिर 2 दिन के बाद इतवार को निम्मी आर्या को भी खाने पर बुलाना था। लिस्ट का एक एक सामान खरीद कर वह घर पहुंची। 2 घंटे बाद फिर वह स्कूल गई। वह जैसे ही स्कूल पहुंची, घंटा बज गया और स्कूल की छुट्टी हो गई। सब लड़कियां कंधे पर बस्ता लटकाए भागती हुई दिखाई दी। विमला फाटक के पास खड़ी रही। थोड़ी देर में उसे कोमल दिखाई दी। उसके साथ एक और छोटी लड़की थी। विमला ने उसे पहली बार देखा था। उसे बड़ा अच्छा लगा। वह छोटी लड़की 2 बैग लिए थी। उसने आते ही जोर से कहा, आंटी, कोमल बहन जी आज गिर पड़ी थी, उनके चोट लग गई, तभी मैं उनके साथ आई हूँ। बाप रे बाप, कहाँ चोट लग गई? कुछ नहीं, जरा सी कोहनी में लगी है। छोटी लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। आंटी, कोमल बहन जी इंटरवल में मुझे रोज सवाल करना सिखाती है। असल में आंटी, मैं गणित में फेल होती थी। अब किसी टेस्ट में मेरे 5 में से 3 सवाल ठीक निकले। मैं पास हो गई। टीचर जी ने मुझे फेयर दिया। कोमल बहन जी टीचर जी से अच्छा पढ़ाती है। आंटी नमस्ते, कहकर वह दूसरी तरफ चल दी। कोमल ने विमला की तरफ देखा। अरे अम्मा, ये ऐसे ही तारीफ करे जा रही थी। जब से मैं फर्स्ट आई हूँ, लड़कियाँ मुझसे बात करने लगी। मैं तो अपनी डेस्क पर बैठी रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। कोई लड़की मुझसे कुछ पूछती है तो मैं उसे बता देती हूँ। तुम अपने आप किसी से नहीं बोलती, मैं क्या बोलूँ? मेरी क्या गर्ज पड़ी है? कोमल तैस में आ गई। उसके मन में अभी भी शुरू में स्कूल जाने पर उसका अपमान हुआ था, वह सब याद था। विमला ने भी बात बदल दी। परसों इतवार को निम्मी को खाने पर बुलाया है। क्या मिस आर्या आ रही है? मैंने बुलाया है, आती कैसे नहीं? कोमल चहकने लगी। अम्मा क्या बनाओगी? तुम बताओ क्या बनाऊं? अम्मा, तुम्हारे दही बड़े बड़े अच्छे बनते हैं। ठीक है, और पूरी कचौड़ी बनाओगी या पुलाव? दोनों बनाऊंगी। कबाब बनाओगी? कोमल ने चटकारा लगाया। अब ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, अकेले क्या क्या बनाऊंगी? कोमल चुप रही। विमला कोमल से चौके का काम नहीं करवाती थी। कोमल भी अपने में मस्त हो गई। मिस निर्मला आर्या के घर आने का ही कोमल हर समय सोचती रहती। कहाँ बैठेगी, कैसे घर सजाऊं? इतवार की सुबह उसने घर की चीज़ों की झाड़ पोंछ की। फूलदान में फूल लगाए, सारा घर चमक रहा था। विमला ने बंद गोभी और पनीर के कोफ्ते बनाए।
उसने कढ़ाई में तेल डालकर कोफ्ते सेके और पहला घान निकाला तो कपिल भी आ गए। चौके में आकर गरम गरम एक कोफ्ते उसने फटाफट मुंह में रख लिया। उसका मुंह जल गया और वह चिल्लाया। कोमल भी चौके में आ गई। वह ताली बजाकर ही जोर से हंसी। विमला को भी हंसी आ गई। बिल्कुल बेवकूफ़ है यह। लो एक कोफ्ता तुम भी खा लो, मैं तुम्हारे मुंह में खिलाती हूँ। खोलो तो मुंह। विमला ने कोमल को कोफ्ता खिला दिया। कपिल ने फिर मुंह खोल दिया और विमला ने कोफ्ता उसके मुंह में भी रख दिया। वह खाता हुआ चौके के बाहर चला गया। बेसब्र आदमी, अच्छा हुआ मुंह जल गया। विमला ने अपनी जोड़ दी। खाने की मेज पर स्वागतम कढ़ा हुआ सफ़ेद मेज पोश बिछा था। मेज के चारों तरफ 6 कुर्सियां पड़ी थी। मेज पर चमचमाती हुई स्टील की थालियों में 3-3 कटोरियां और एक छोटी चटनी की कटोरी रखी थी। विमला ने सील पर हरे आम पुदीने की चटनी पीसी थी। वह भी मेज पर सजी थी। मेज पर सबके बैठने के बाद ही गरम गरम पूरी सेकनी थी। कोमल ने विमला से कहा, अम्मा तुम मिस आर्या के पास बैठना, पूरी मैं सेकूंगी। ठीक है तुम सेकना, तुम्हारी पूरी अच्छी बनती है। विमला ने कोमल की तारीफ कर दी। अम्मा आज हम लोग घर के सारे अचार मेज पर रखेंगे, जो चाहे करो। तुम्हारी बड़ी मैडम आ रही है। कोमल ने मीठी चटनी, भरवा मिर्च, सलजम, गोभी का अचार, आम का गुड़ब मेज के बीच छोटे प्यालों में रखकर सजा दिया। मेज बड़ी अच्छी लग रही थी। सारा परिवार मिस निर्मला आर्या के आने की सांस रोककर इंतजार करने लगा। अम्मा दरवाज़ा खोल दे, कोमल ने पूछा। नहीं नहीं, उसी वक्त खटखटाने पर ही खोलना, शंकर ने कहा। सबके कान बाहर के दरवाजे पर लगे थे। ठीक 1 बजे किसी ने धीरे से बाहर के दरवाजे को खटखटाया। शंकर ने दरवाज़ा खोला। स्वागत करने के लिए सारा परिवार उनके साथ पहुंचा। विमला, कोमल और कपिल भी खड़े थे। मिस आर्या के साथ एक पुरुष अतिथि भी थे। उन्होंने आते ही विमला से बड़ी नम्रता से नमस्ते की। विमला उन्हें अचरज से देखने लगी। निर्मला आर्या मुस्कुराई। विम्मी, यह अपने गुल है। विमला गुल का नाम सुनकर चौंक गई। अरे गुल साहब, हाँ गुल साहब, कल रात ही यहाँ आए थे। मैंने सोचा कि तुम तो इन्हें जानती हो, मैं इन्हें भी ले आई। आपने बड़ा अच्छा किया। कपिल और कोमल हमारे 2 बच्ची है। इन दोनों को कविता बनाने का बड़ा शौक है, शंकर ने कहा। गुल साहब के हाथ में एक ब्रीफ केस था। निर्मला आर्या ने ब्रीफ केस गुल साहब के हाथ से ले लिया और उसे खोलकर 2 नोटबुकें निकाली और एक पेन निकाला। बेटा कपिल, यह तुम्हारे लिए है और कोमल, यह तुम्हारे लिए है। मालूम है, यह नोटबुक कविता लिखने के लिए है, गुल साहब ने जोड़ दिया है। कपिल और कोमल नोटबुक और पेन लेकर बड़े खुश हुए। संभाल कर रखना, यह गुल अंकल की भेंट है, निर्मला आर्या ने कहा। धन्यवाद अंकल जी। गुल ने बढ़कर शंकर से हाथ मिलाया। बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए भाई साहब बैठिए। शंकर ने गुल को बड़े आदर से बिठाया। निर्मला आर्या विमला के घर आकर बहुत ही खुश थी। कपिल और कोमल प्याले तौलिया से पोंछ कर खाने की मेज पर सजा रहे थे। निर्मला आर्या विमला के साथ चौके में चली गई। विमला को ऐसा लगा ही नहीं रहा था कि निम्मी हेड मिनिस्टर है। उसके लिए तो वह पुरानी निम्मी ही थी। निर्मला आर्या भी हंस कर कह रही थी कि अपनी पुश्त वालों से मिलकर लगता ही नहीं है कि हम इतने बड़े हो गए हैं, वैसे ही पुरानी दुनिया में पहुंच जाते हैं। निम्मी, गुल साहब के बारे में बताओ। मुझे तो तुम्हारे पिताजी वाली बात याद है। सच बहुत मारा था गुल को। उनको नानी याद आ गई थी। बाद में जब गुल मुझसे मिले तो मालूम है क्या बोले। उस बुढ़े ने उस दिन मेरी ऐसी मरम्मत की थी, आज भी मुझे याद है। हाँ, मैंने भी उसी दिन तय कर लिया था कि शादी करूँगा तो तुम्ही से, वरना ऐसे छड़ा ही घूमूंगा, कहकर निर्मला खूब हंसी। तो शादी करके वह साथ क्यों नहीं रह रहे? विम्मी, नसीब है, पिताजी गुल को कभी स्वीकार नहीं कर पाए और तुम पिताजी के कहीं में रही। मजबूरी थी, पिताजी के पैरों में फालिज मार गया। वह लाचार थे, रिटायर्ड हो गए थे। बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी की। माँ गुजर गई, पिताजी के साथ मैं ही रही। तुमने कभी मुंह नहीं खोला। पिताजी ने हम लड़कियों को सदा बड़ा डरा धमका कर रखा था। अम्मा जी तो पिताजी की आवाज़ सुनकर जहाँ जैसी बैठी होती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास चली जाती थी। बड़े रोआब वाले हैं तुम्हारे बाबूजी, क्या बताए। निम्मी, तुम्हारी और गुल की यह रूखी सूखी दोस्ती
कुछ समझ में नहीं आती। निर्मला जोर से हंसी। क्यों भाई, ये रूखी सूखी दोस्ती तो बस दुनिया को दिखाने भर के लिए है। क्या मतलब? मैंने बताया था ना कि हम दोनों ने मंदिर में शादी की थी। फिर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो? पिताजी की मारे मैंने इस शर्त पर शादी की थी कि जब तक पिताजी जीवित है मैं उनके साथ ही रहूंगी और उनकी देखभाल करूंगी। गुल ने मेरी शर्त स्वीकार कर ली थी। तुम भी निम्मी खूब हो। अच्छा निम्मी, यह बताओ गुल भाई साहब क्या काम करते हैं? काठ गोदाम में इनके बाबा की फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान है। इनके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। वह एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। इनकी माँ इनको और इनकी 2 बहनों को लेकर ससुर जी के पास काठ गोदाम चली गई। वहाँ बहनों की शादी हो गई। गुल ने बाबा का बिजनेस संभाला। तुम्हारा साथ कहा ना, यह काठ गोदाम से बराबर आते जाते रहती है। जब कभी भी मैं शहर से बाहर छुट्टी पर जाती हूँ तो यह भी आ जाती है। तुम्हारे पिताजी अभी भी इनको स्वीकार नहीं कर पाए। नहीं, वह इनका मुंह भी नहीं देखना चाहती है। तो तुम्हारे घर में गुल साहब का इस तरह से आना जाना कुछ समझ में नहीं आया। निर्मला आर्या जोर से हंसी। तुम तो सब कुछ आज ही जानना चाहती हो। हाँ, जब यह हमारे घर आते हैं कभी घंटी नहीं बजाते, हमेशा दरवाजे पर 4 बार खटखटाते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि यही महाशय आए हैं। चिट्ठी पत्री सब कुछ स्कूल के पते पर भेजते हैं। वाह, यह कैसा मियाँ बीबी का रिश्ता! दूर रहकर भी आप लोग नज़दीकी रिश्ता निभाते हैं। निर्मला आर्या ने विश्वास से कहा। निम्मी, हम लोगों के बीच यही अंडरस्टैंडिंग है। वह दोनों बातों में मशगूल थी कि शंकर की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, खाना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? विमला ने चौके से ही आवाज़ लगाई। कोमल, कपिल, चौके से सामान ले जाओ। मैं कुछ करवाऊं? निर्मला आर्या ने विमला से पूछा। चलो सलाद काट दो। विमला ने चाकू, खीरा, टमाटर प्लेट में रखकर प्लेट निर्मला आर्या को पकड़ा दी। निर्मला आर्या मुस्कुरा मुस्कुरा कर सलाद काटकर प्लेट सजाने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह अपने ही घर में हो। वह अपनी छोटी बहनों के घर में कभी नहीं गई। गुल के साथ तो किसी जान पहचान वाले या संबंधी के घर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। विमला से मिलकर उनको लगा विमला उसकी वही परम सहेली, निकट संबंधी और उसकी परिस्थितियों को समझने वाली। बचपन में भी वे दोनों अच्छी सहेलियां थीं। स्कूल में भी साथ साथ रहती थी। क्लास में एक ही डेस्क पर बैठती थी और इंटरवल में सदा साथ साथ खाना खाती थी। विमला हमेशा से समझदार थी। इंटर की परीक्षा देने से पहले ही उसकी शादी हो गई थी। उसकी शादी की तारीख और मुहूर्त परीक्षा के 1 महीने पहले का निकला था। अच्छा लड़का था, डाक खाने में सरकारी नौकर था। तभी विमला के पिताजी ने उसकी शादी चटपट कर दी। विमला शादी के बाद ससुराल में 1 सप्ताह रहकर अपने पापा के घर आ गई थी। इंटर की परीक्षा के बाद ही उसका गोना होना था। निर्मला आर्या को स्कॉलरशिप मिल गया था। वह बाहर पढ़ने चली गई। निर्मला आर्या ने सलाद काटते काटते विमला को छेड़ा। विमला, तब तो तुम छिपा गई। शादी के बाद शंकर की याद नहीं आई? मायके में पढ़ाई कैसे की? अरे भाई, नाक में दम हो गई थी। रोज खर्रे पर खर्रे आ जाते थे और घर पर चिट्ठी आती तो हमारी बहनें ताक लेती, चुरा छिपा कर पढ़ भी लेती। तब तुम चिट्ठी कैसे लिखती थी? बड़ी मुश्किल से। तब इनकी 2-3 चिट्ठियाँ आ जाती थी, तब 2-4 लाइनें लिखकर भेज देती थी। क्या जमाना था वह भी विमला! कैसे वक्त निकल जाता है। निर्मला आर्या ने लंबी सांस खींची। तुम बड़ी नसीब वाली हो विम्मी। विमला को अपनी परिस्थिति याद हो आई। उसने अपने होंठ काट लिए। क्या निर्मला आर्या को अपनी असली परिस्थिति का आभास है? क्या कोमल के बारे में उसे पता है? और विमला ने बात बदल दी। अरे कोमल, कपिल, जल्दी आओ, मैंने सारी पूरियाँ बना ली है। कटोरा दान और सलाद की प्लेट भी ले आओ। चलो निम्मी, खाना खाने चलते हैं। कोमल और कपिल पूरियाँ और सलाद लेकर चले गए। विमला ने भी अपने आटा के हाथ धोए और खाना खाने के कमरे में चली गई। वहाँ शंकर और गुल चुपचाप बैठे थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। विमला ने ही शंकर से कहा, अरे आपने रेडियो ही बजा दिया होता, कुछ तो गाना बजाना सुनाई देता। आप भी तो खूब है। विमला ने छोटी मेज पर रखा हुआ रेडियो बजा दिया। रेडियो पर रविशंकर का सितार बज रहा था। उसने रेडियो और तेज कर दिया। सितार की धुन से कमरे में हरियाली छा गई। गुल और निर्मला आर्या खूब चटाके लेकर खाना खा रहे थे।
सरसों के तेल में तले भरवा करेले गुल को बेहद पसंद थे। उनकी माँ बनाया करती थी। गुल के पिताजी को भी भरवा करेले पसंद थे। उनके मरने के बाद गुल की माँ ने करेले कभी नहीं बनाए। करेले खाकर गुल ने अपनी घर की बात बताई। निर्मला आर्य ने गुल के पिताजी के बारे में गुल के मुंह से पहली बार सुना था। आपने कभी बताया ही नहीं। क्या बताता, कब बताता। खाने की बातें करते करते सबने खाना खाया। गुल साहब को दही बड़े भी बेहद पसंद थे। विमला ने बड़े मन से बनाए थे। उसके साथ बनी इमली की सौंठ तो कमाल की थी। मैंने तो इतनी बढ़िया सौंठ पहले बार खाई है। गुल बड़े खुश थे। तब तो आपको एक बोतल सौंठ मैं जरूर दूंगी। क्या करिएगा देकर विम्मी जी, अपना तो घर ही नहीं है। गुल बड़े उदास हो गए। वह धीरे से बोले, क्या बताऊं, अजीब सा जीवन बिताने में कभी घर नहीं बना पाया। घर नहीं बना तो चौका भी नहीं बना। हमेशा होटलों में ही खाता रहा। निर्मला आर्य ने बात बदल दी। विम्मी, तुम्हारी कोमल तो पढ़ने में बड़ी अच्छी है, जरा अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी की ट्यूशन लगा दो। विमला ने शंकर की तरफ देखा। शंकर ने ही कहा, निर्मला जी, आप ही कोमल की ट्यूशन का स्कूल में प्रबंध कर दे। ठीक है, मैं किसी टीचर से पूछकर कोमल से कहला दूंगी। हाँ शोभा, गुड तो ट्यूशन करती तो थी, पता नहीं अब करती है कि नहीं। निर्मला आर्य ने कोमल को बुलाया। कोमल यहाँ आओ। कोमल आ गई। उन्होंने पूछा, कोमल तुम आगे क्या बनोगी। कोमल ने पहले विमला को देखा, फिर शंकर को देखा। वह कुछ नहीं बोली। तभी वहाँ कपिल भी आ गया। निर्मला आर्य ने उससे पूछा, कपिल बेटा तुम आगे क्या बनोगे। आंटी मैं तो वकील बनूंगा। अरे वाह कोमल, तुमने नहीं बताया तुम क्या बनोगी। कोमल ने कहा, जी मैं टीचर बनना चाहती हूँ। गुल साहब हंसकर बोले, वाह वाह कोमल, टीचर की नौकरी बड़ी अच्छी है। देखिए ना शंकर साहब, निम्मी जी की सारी छुट्टियाँ जोड़िए, कम से कम 4 महीने तो ठलवा बैठे इन्हें तनख्वाह मिलती है। और देखिए हम दुकानदारों को कोई छुट्टी ही नहीं है। गुल साहब की बात सुनकर सब लोग खूब हंसे। गुल साहब की वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उनका भी मन चाहता था कि घर बनाकर रहे, पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। गुल साहब की शंकर से अच्छी पट गई। दोनों को लगा ही नहीं कि वे लोग पहली बार मिले हैं। विमला के घर में उन दोनों का बड़ी हंसी खुशी से समय बीता। चलते समय शंकर और गुल साहब बात कर रहे थे। उधर विमला और निर्मला भी बातें कर रही थी। बातें करते करते निर्मला विमला के बहुत करीब आकर बोली, काश विम्मी मैं भी घर बनाकर रहती और मेरे भी बच्चे होते। विमला चुप रही। निर्मला आर्या ही बोलती गई, देखो विम्मी, तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। कभी तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तुम तो मेरी अपनी बहनों में से भी बढ़कर हो। विमला निर्मला की बातें सुनकर भाव विभोर हो गई। तुम्हारे ही पास आऊँगी और कहाँ जाऊँगी, कभी भूलना मत। गुल साहब और निर्मला आर्य ने सबसे विदा ली। चलते चलते निम्मी ने कोमल और कपिल का माथा चूम लिया। गुल साहब और निर्मला आर्य के जाने के बाद शंकर और विमला घर में आए। कोमल अपनी मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर निर्मला आर्य और गुल की दी हुई नोटबुक देख रही थी। पहला पन्ना पलटते ही उसने बड़े सुंदर लेखन में लिखा हुआ देखा, प्यारी कोमल को गुल अंकल और निम्मी आंटी की भेंट। कभी मन में कुछ भी आए इसी में लिखना। कोमल उसी पर आंखें गड़ाई थी। कपिल ने अपनी नोटबुक बिना खोले वहीं चारपाई पर फेंकी और क्रिकेट बैट उठाकर बाहर जाने की तैयारी में था कि विमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत मटरगश्ती हो गई है, अब आप साहब पढ़ाई कीजिए, कल आपका टेस्ट है। कपिल के क्षण भर माँ की तरफ देखा, अपना बैट कोने में टिकाया और वहीं पड़ी दूसरी कुर्सी पर किताब लेकर बैठ गया। विमला थकी थी, पलंग पर आराम करने लेट गई। उसने लेटते लेटते शंकर से कहा, कपिल को बाहर ना जाने देना, इसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता। विमला करवट लेकर आंखें मूंद कर लेटी थी। उसको कोमल की फिक्र थी। अब उसकी अंग्रेजी की ट्यूशन रखनी पड़ेगी। पैसे कहाँ से आएंगे, मुश्किल से घर चलता है। सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह दिन भर सोचती रही। रात में खाने के बाद जब कपिल और कोमल सो गए तो वह शंकर से बात करने लगी, क्या करेंगे, कैसे चलेगा। ऐसा है विमला, अभी तो सो जाओ। जब ईश्वर कोई समस्या देता है तो वही उसका हल भी निकालता है। देखो ना, यहाँ निर्मला आर्या मिल गई और कोमल की पढ़ाई शुरू हो गई। यह कितना अच्छा हुआ। शंकर की बात सुनकर विमला को सुकून आया। अभी तक तो कोमल का भाग्य बिना किसी दिशा में चल रहा था। वही भटकती हुई कोमल को घर में ही
पढ़ाने लगी थी, पर अब वह स्कूल जाती है, पढ़ती है और क्लास में फर्स्ट आती है। भगवान आगे भी किसी अच्छी राह पर सबको चलवाएंगे। विमला को नींद आ गई। निर्मला आर्य से मिलकर विमला बड़ी खुश थी और जब से वह उसके घर खाना खाकर गई तब से विमला को अपने ऊपर और भी विश्वास बढ़ गया। अगले दिन कोमल जब स्कूल से लौटी, उसने विमला को एक पत्र दिया। अम्मा, आंटी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी दी है। विमला ने लपक कर पत्र ले लिया। विमला ने पत्र खोलकर पढ़ा। प्यारी बहन विम्मी, प्यार कल तुमसे और शंकर से मिलकर गुल और मुझे दोनों को बहुत अच्छा लगा। मुझे तो जैसे स्वर्ग मिल गया। भूली बिसरी बचपन की परम सहेली मिल गई। मैं तो फिर उसी बचपने में बहुत पहुंच गई। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो तुम्हारी और भी याद आई। तुम तो बड़ी हंसोड़ थी। जब मैं सोई तो तुम सपने में भी दिखाई दी, वही बचपन की सहेली। तुम लोगों को हम लोगों का हृदय से धन्यवाद। अरे, मैं तो एक खास बात लिखना ही भूल गई। शोभा गुड्डू कोमल की ट्यूशन लेने को तैयार हो गई है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह कोमल को इंग्लिश पढ़ाएगी। उनकी ट्यूशन फीस 200 रुपये होगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। तुम्हारी निम्मी। निर्मला आर्य का पत्र पढ़कर विमला सिर पकड़कर बैठ गई। पत्र कोमल ने भी देखा था। अम्मा, निम्मी आंटी ने मेरी ट्यूशन के बारे में लिखा है, पर अम्मा पैसे कहाँ से आएंगे? यही मैं भी सोच रही हूँ। तुम्हारे पापा से बात करेंगे। शाम को शंकर दफ्तर से लौटे थे। वह चारपाई पर बैठकर अपने जूते के फीते खोल रहे थे कि कोमल उनके पास आ गई। विमला भी वहीं थी। विमला मुंह खोल भी नहीं पाई थी कि कोमल ही ले बैठी। पापा, निम्मी आंटी ने हमारी अंग्रेजी की ट्यूशन का इंतजाम कर दिया है। मिसेज गुड्डू हमें पढ़ाने को तैयार है। 200 रुपये का खर्चा है। वह स्कूल में ही पढ़ाएगी। शंकर तब तक एक ही जूते का फीता खोल पाए थे। दूसरे जूते का फीता खोलते खोलते उनके हाथ रुक गए। क्या कह रही हो बिटिया? कोमल ने दोहरा दिया। विमला की तरफ शंकर ने देखा। सच कह रही है कोमल। विमला ने पत्र शंकर को पकड़ा दिया। शंकर ने पत्र 2-3 बार पढ़ा। कोमल की तरफ पल भर देखा। कोमल का उत्साह देखकर शंकर ने की उदासी हवा हो गई। यह तो कमाल हो गया विमला, देखो ना, घर बैठे अपने काम हो जाते हैं। निर्मला जी को तुमसे अभी चिट्ठी लिखवाता हूँ, जरा पहले चाय तो पिलाना। पापा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कोमल चाय बनाने चली गई। विमला का मन उदास था। कोमल के जाते ही बोली, आप ही सोचिए, पैसे कहाँ से आएंगे ट्यूशन के? कुछ करेंगे, कम खाएंगे। कोमल को तो पढ़ाना ही होगा। शंकर ने अपना कोट उतारकर खूंटी पर टांग दिया। तब तक कोमल 2 प्याले चाय लेकर आ गई। शंकर और विमला चाय पीने लगे। चाय पीते पीते शंकर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। और हमारे हरफन मोला कपिल जी कहाँ है? गए हैं क्रिकेट खेलने। उन्हें पढ़ने की फिक्र कहाँ है? भाई, अपनी कोमल तो ठीक ठाक है पढ़ाई में। विमला कुछ नहीं बोली। कोमल तो बिना उपाय की समस्या है। कैसे क्या होगा? चाय नाश्ते के बाद शंकर ने विमला से निर्मला आर्य को पत्र लिखवाया। प्यारी निम्मी, प्यार, पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ भाई, मैं तुमको निर्मला आर्य नहीं कह सकती। मेरे लिए तो तुम मेरी बचपन की सहेली निम्मी ही हो और मैं निम्मी ही कहूँगी। तुमने कोमल की ट्यूशन का प्रबंध करा दिया, इसके लिए हम दोनों तुम्हारे बहुत ही अनुग्रहित हैं। कृपया तुम कल से ही कोमल की ट्यूशन करवानी शुरू कर दो। कल 15 तारीख है, ठीक रहेगा? और तुम्हें क्या लिखूं? तुम तो खुद ही समझती हो। गुल साहब तो चले गए होंगे। उनसे मिलकर हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। कोमल तो उन्हीं की बातें करती रही। हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, कोमल को रामचरितमानस पूरा याद है। तुम्हें याद है, हम लोग स्कूल में रामायण अंताक्षरी खेला करते थे। मैंने कोमल और कपिल से भी वैसी ही अंताक्षरी खिलवाई। कपिल तो खिलाड़ी है। कोमल ने पूरी रामायण याद कर ली। वही उसके हर बार हराती है। समय मिलने पर हमारे घर जरूर आना। शंकर तुम्हें धन्यवाद कह रहे हैं। मैं धन्यवाद नहीं करती। मेरा घर तुम्हारा भी तो घर है। जब मन चाहे चली आना। तुम्हारी विमला पत्र तय करके कोमल को पकड़ाने जा ही रही थी कि शंकर ने उसे टोका। लिफाफे में तो रख कर भेजो। यह कोई तरीका है? मैं अभी लिफाफा लाता हूँ। शंकर ने अपने ब्रीफ केस में से एक लिफाफा निकाला और उसमें विमला का पत्र ठीक से तह करके रख दिया।
शंकर ने लिफाफा बंद करके लिफाफे पर निर्मला आर्या का पता लिखकर कोमल को दे दिया। कोमल ने पत्र अपने बस्ते में रख लिया। उसी समय कोमल को रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ गई। उसने हाथ जोड़कर आंख मीचकर चौपाई दोहराई। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनु भये सुखारे। विमला और शंकर ने चौपाई सुनी। वे दोनों भाव विभोर हो गए। अगले दिन विमला कोमल को स्कूल पहुंचाने चली गई। कोमल ने इंटरवल में वह पत्र निर्मला आर्या को दे दिया। निर्मला आर्या ने शोभा गुरटू से कह दिया। शोभा गुरटू ने अगले दिन से स्कूल के बाद कोमल को 1 घंटे अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी। अब कपिल का भी बड़ा हो गया था। वह अपने आप अकेला स्कूल जाने लगा था। कोमल के साथ विमला जाती रही। सुबह सुबह शंकर घर में अकेले रह जाते थे। एक दिन कोमल ने विमला से कहा, अम्मा, मैं भी अपने आप अकेले स्कूल जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। पर अब तो रिक्शा वाला पहचान गया। नहीं, मैं ही तुम्हें पहुंचाऊंगी। कोमल ने अपनी अम्मा से कह तो दिया, पर वह स्वयं इतना विश्वास नहीं जुटा पाई थी कि अकेले जाए। उसके पिता शंकर और माँ विमला ने बचपन से ही उसे आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। एक दिन विमला को तेज बुखार था। शंकर शहर से बाहर थे। कोमल ने अपना बस्ता उठाया। अम्मा, मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। कोमल नहीं मानी। विमला पलंग पर से चिल्लाई, आज स्कूल मत जाओ, अकेले नहीं जाने दूंगी। कोमल पेसों पेश में पड़ गई। वह माँ के पास आई और बिलख कर कहने लगी, अम्मा, मुझे जाने दो। तुम कब तक मेरा अंडा सेती रहोगी? कोमल की बात सुनकर विमला उठकर बैठ गई। देखो कोमल, ऐसी बात तो नहीं कहो। तुम हमारी लड़की हो। हम तो तुम्हारी जिंदगी भर अकेले नहीं छोड़ेंगे। कान खोलकर सुन लो। विमला फिर से लेट गई। कोमल मन मारकर स्कूल नहीं गई। क्या करे क्या ना करे, बड़े पेशों पेश में थी। उधर रिक्शे वाला रोज ही निश्चित समय पर इन लोगों को ले जाता था। जब वह दोनों नहीं आई तो उसने दरवाजा खटखटाया। कोमल ने दरवाजा खोला। बिटिया, आज स्कूल नहीं चलोगी? अम्मा की तबीयत खराब है। तुम तो बिटिया भली चंगी हो, अम्मा नहीं जाने देती। ठीक है, कल तैयार रहना। रिक्शे वाला चला गया। कोमल दरवाजा बंद करके लौट आई। विमला के पास पलंग पर पड़ गई और रोने लगी। विमला विचलित हो गई। चलो अभी मैं पहुंचा कर आती हूँ। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती। नहीं अम्मा, कोमल की आवाज़ रुंध गई। विमला फिर पलंग पर लेट गई। अगले दिन भी विमला की तबीयत ठीक नहीं हुई। पर सुबह सुबह ही कोमल ने माँ से कहा, अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर में ही रहूँगी। नहीं, विमला उठकर खड़ी हो गई। चलो कोमल। कोमल इसी पल की राह देख रही थी। उसने चौके में जाकर जल्दी से दूध पी लिया और डबल रोटी खा ली। फिर एक गिलास में दूध की चाय और प्लेट में डबल रोटी लेकर माँ के पास गई। अम्मा, जल्दी से खा लो। विमला ने कोमल के हाथ से चाय का गिलास ले लिया। चाय पीकर उसकी जान में जान आई। कोमल अपना बस्ता लेकर बाहर गई और ताला बंद करके उसके पीछे विमला भी आ गई। रिक्शे वाला इंतजार कर रहा था। दोनों रास्ते में चुप रही। स्कूल पहुंचकर कोमल के क्लास में जाने के बाद विमला निर्मला आर्या से मिलने उनके कमरे में गई। निर्मला आर्या ने मुस्कुराकर विम्मी का स्वागत किया तो कोमल की अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो गई। वह तो तुम्हारी कृपा है। कृपया की क्या बात है? कोमल तो है ही इतनी अच्छी। विमला घर से सोचकर आई थी कि पैसों की बात करेगी, पर निर्मला आर्या ने कोई मौका ही नहीं दिया। वह निर्मला आर्या से विदा लेकर घर चली गई। शाम को जब विमला कोमल को लेने स्कूल आई तो कोमल शोभा गुरटू के साथ खड़ी थी। शोभा गुरटू ने विमला को देखकर नमस्ते की। बहन जी, आपकी कोमल को पढ़ाने में मज़ा आ गया है। कुछ भी बताओ तो फौरन समझ जाती है। इसका मन चंचल नहीं है। विमला सुनकर खुश हो गई। आपकी कृपा है मैडम गुरटू। कोमल की ट्यूशन शुरू हो गई। विमला ने एक गुल्लक खरीद ली। वह बचे हुए रुपये उसमें डाल देती थी। उधर शंकर भी जुगाड़ में लगे थे। पोस्ट ऑफिस के बाहर कुछ और भी काम करके उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ा ली। वह भी ऑफिस से देर से आने लगे। 1 तारीख को उनको तनख्वाह मिली और अलग से काम करने के लिए भी मिले कुछ पैसे। अगले महीने की 2 तारीख को सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले शंकर ने अपने पैसे निकाले और विमला ने अपनी गुल्लक में से पैसे निकाले, गिने। सब मिलाकर 500 रुपये जमा हो गए थे। शंकर और विमला एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विमला ने शंकर का हाथ पकड़ लिया। दोनों अचंभित और खुश भी थे कि कैसे उन्होंने अपनी समस्या सुलझा ली।
मैं शोभा गुड्डू के ट्यूशन के रुपए शंकर ने एक लिफाफे में रखकर विमला को दे दिए और विमला ने लिफाफा अपने पर्स में रख लिया। कोमल के साथ जब वह स्कूल पहुंची, शोभा गुड्डू स्कूल के फाटक पर ही मिल गई। कैसी है विमला जी? ठीक हूँ। विमला ने लिफाफा शोभा गुड्डू को पकड़ा दिया। आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोमल परेशान तो नहीं करती? आप क्या कहती हैं? अगर सब लड़कियां कोमल की तरह हो जाए तो स्कूल की आधी मुश्किलें ही खत्म हो जाए। इतनी समझदार लड़की मिलना मुश्किल है। शोभा गुड्डू की ट्यूशन के बाद कोमल की अंग्रेजी की परीक्षा हुई तो अंग्रेजी में उसके क्लास में सबसे अधिक नंबर आए थे। अच्छे नंबर मिलने से कोमल का भी उत्साह बढ़ गया। शोभा गुड्डू कोमल को भी अंग्रेजी तो पढ़ाती, साथ में उन्होंने कोमल से अंग्रेजी में बात करनी भी शुरू कर दी थी। शुरू शुरू में कोमल झेपती थी और समझाते हुए भी शोभा गुड्डू के अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का हिंदी में जवाब देती थी। फिर मिली जुली इंग्लिश हिंदी में देने लगी। अंत में वह अंग्रेजी में भी बोलने लगी। उसे देखकर शोभा गुड्डू अपनी सफलता पर बड़ी खुश थी। कोमल क्लास में भी हर विषय में सबसे आगे रहती थी। लड़कियां उसे बड़े आदर से देखती। क्लास की 2-3 लड़कियां मौका पाते ही उसे पकड़ लेती और कोई लड़की उससे अपने सवाल करवा लेती तो कोई इंग्लिश लेकर बैठ जाती। हाई स्कूल की परीक्षा में कोमल को फर्स्ट डिवीज़न मिला और इंटर में पढ़ने के लिए वजीफा भी मिल गया। उसकी पढ़ाई निर्विघ्न चलती रही। देखते देखते 2 वर्ष निकल गए। इंटर की परीक्षा में कोमल जी जान से पढ़ाई में लग गई। उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रही। विमला उसे जबरदस्ती और कभी कभी तो मुंह में कोर बनाकर खिलाती थी। शंकर कपिल को संभाले थे और विमला कोमल को। कोमल की फाइनल परीक्षा के बाद सबने चैन लिया। स्कूल बंद हो गया था। एक दिन रात में खाने के बाद घर में सब लोग बैठे थे। कोमल ने पूछा, अम्मा इंटर के बाद क्या करूंगी? विमला और शंकर दोनों चुप रहे। अम्मा, निम्मी आंटी से बात करके देखिए ना। ठीक है, कल ही निम्मी के यहाँ चलते हैं, शंकर ने कहा। अगले दिन शाम को शंकर और विमला निर्मला आर्या के घर गए। कोमल और कपिल को घर में ही छोड़ दिया। निर्मला आर्या के घर का दरवाजा खुला था। दोनों अंदर गए। निर्मला आर्या के बूढ़े पिताजी आराम कुर्सी पर लेटे थे। पास में एक तोते का पिंजरा लटका हुआ था। उसमें 2 तोते थे। तोतों ने विमला और शंकर को देखा और दोनों तोते चटर पटर बोलने लगे। तोती बोली, आप कैसी है, आप कैसी है? और तोता पिंजरे में ही कूद कूद कर चिल्लाने लगा, देखो देखो चोर आए हैं, चोर आए हैं। तोता और तोती की आवाज़ सुनकर निर्मला आर्य बाहर दौड़ी हुई आई। अरे विम्मी, शंकर जी, आप लोग इस समय? यह तोता तोती बहुत बिगड़ैल है, सिवाय अटर सटर चिल्लाने के इनके पास कुछ नहीं है। असल में यह हमारी अम्मा जी के तोते हैं। अम्मा तो रही नहीं, बस हम पिताजी की कुर्सी के पास इनका पिंजरा टांग देते हैं और ये दोनों पिताजी से ही बतियाते रहते हैं। शंकर विस्मित थे। निर्मला आर्य का जीवन कितना अकेला है। पति के रहते हुए भी पति का साथ नहीं और उनके पिताजी ने अपनी जिद में अपनी बेटी का जीवन बिगाड़ कर रख दिया। शंकर का मन खराब हो गया, पर अपने को संभालकर शंकर ने निर्मला आर्या के पिताजी को नमस्ते की और वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पिताजी भी बैठो बिटिया, बैठो बेटा कहते कहते जोर से रोने लगे। अरे निम्मी की माँ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मस्ती मारने चली गई। निर्मला आर्या ने पिताजी से थोड़ी तेज आवाज में कहा, पिताजी ये तोते आपसे बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात करें। फिर वह विमला और शंकर की तरफ मुड़ी। विम्मी और शंकर जी, आप मेरे साथ चलिए, पिताजी को आराम करने दे। अरे रामलली, यहाँ आओ, पिताजी को पान दे दो। छैल छबीली रामलली दौड़ती हुई आई। पिताजी, पान ले आऊं? तुम यहाँ से जाओ, तुम अच्छी नहीं हो, हर वक्त तोतन की तरह बतियाते रहते हैं। अच्छी अच्छी बातें किया करो पिताजी, रामलली ने कहा। चुप रह। विमला सोचने लगी कि इस घर में गुल साहब जैसे फूल कैसे रह सकती है। पिताजी कितने अजीब से है। बेचारी निम्मी अपना जीवन अपने पिताजी के साथ बिताने के लिए लाचार है। निर्मला आर्या विमला और शंकर को लेकर ड्राइंग रूम में चली गई। निर्मला आर्या ने अपना ड्राइंग रूम बड़े करीने से रखा था। एक गुलदस्ते में खुशबू वाले फूल गुलाब लगे थे और उसके पास नाचते हुए नटराज की बेशकीमती चमचमाते पीतल की मूर्ति रखी थी। गुलाबों की मीठी खुशबू ने विमला को अपना सा
अपने पास रोक लिया। शंकर कुर्सी पर बैठ गए। विमला अभी भी गुलाबों के पास खड़ी थी। निम्मी, गुलाब कहाँ से मंगवाती हो? गुल महाशय की कृपा है, एक फूल वाले से तय कर रखा है। खुद तो काठ गोदाम में रहते हैं, पर फूल वाला हर तीसरे दिन गुलाब दे जाता है। हर कमरे में तुम्हें गुल के गुलाबों की महक आएगी, निम्मी ने गर्व से कहा। फिर वह उदास हो गई। विम्मी, गुल साहब की खुशबू सारे घर में महकती है, क्यों ना महके? विमला ने अपनी ओर लगा दी। निर्मला आर्या लंबी सांस लेकर बोली, यही समझो विम्मी, कभी कभी बड़ी लाचारी सी लगती है। यह सब पिताजी के मारे है विम्मी, पिताजी को कैसे और कहाँ छोड़ूं? तुम्हारी बहनें भी तो है, सब अपने अपने घरों में है, और यहाँ भी जब आती है तो उन्हें एक दिन का भी सुख चैन नहीं है। क्यों? पिताजी उनसे भी अजीब सी बातें करते हैं। अब तुमको क्या बताऊं? निम्मी शंकर की तरफ मुड़ी। शंकर जी, आप ठंडा पिएंगे या गरम पिएंगे? जो भी आप पिलाएगी, आप बताइए भी तो। विम्मी, तुम तो स्कूल में मिठाई की बड़ी शौकीन थी, अभी भी हो? हाँ, अब कुछ कम कर दी है। शंकर ने मेरे ऊपर बड़ी रोक रखी है। कहते हैं सब बच्चे भी तुम्हें मिठाई देखकर मिठाई पर जुटे रहेंगे। कपिल तो वैसे ही गिलास भर दूध में 5 चम्मच चीनी डालता है। जब उसको रोको तो कहता है फिर मुझे फीका ही दे दो। विमला जोर से हंसी। और तुम्हारी कोमल? कोमल का नाम सुनकर विमला क्षण भर चुप रहने के बाद बोली, निम्मी, वह तो जो मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा ही खा लेती है। उसने आज तक कुछ नहीं मांगा। निम्मी जी, कोमल आगे पढ़ना चाहती है, आपकी क्या राय है? शंकर ने मौका देखकर कहा। जरूर पढ़ाइए, वह तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसका कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। शंकर ने विमला की तरफ देखा। निर्मला आर्या ने फिर पूछा, क्यों, क्या कोई परेशानी है? शंकर चुप रहे। विमला ही बोली, निम्मी, यह बतलाओ कोमल को बाहर कैसे भेजे? निर्मला आर्या सोचने लगी। वह क्या सब्जेक्ट लेना चाहती है? उसने आर्ट लिया था। तब तो बनारस भेजो। हाँ, उसकी एक पेंटिंग हमारे कॉलेज के कमरे में लगी है। देखो तो मेरा दिमाग, मैं तो भूल ही गई थी, शोभा गुट्टू ने ही लगवाई थी। हाँ, कोमल अपनी पढ़ाई करके रोज पेंटिंग करती है। यह तो बड़ा अच्छा है, उसका किसी आर्ट कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, 5 साल का कोर्स होता है। निम्मी, समस्या क्या है? विमला और शंकर चुप रहे। निर्मला आर्य कुछ सोचकर बोली, उसे स्कॉलरशिप मिल सकता है, पर मैं किसी आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल को नहीं जानती। बीए कर ले तो अच्छा है, उसके लिए तो बाहर जा भेजना पड़ेगा। विमला ने कह ही दिया। निर्मला आर्य शंकर और विमला की मजबूरी समझ गई। विमला की तरफ मुड़कर बोली, विम्मी, कल कॉलेज आ जाओ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। निर्मला आर्य ने अपनी घड़ी देखी और विमला ने धीरे से पूछा, निम्मी, क्या गुल साहब आने वाले हैं? उनका इंतजार है। निर्मला आर्या जोर से हंसी। तुम तो विम्मी अंतर्यामी हो, सचमुच गुल साहब के साथ बाहर जाओगी ना? पर पिताजी, गुल घर के अंदर नहीं आते हैं। जब गुल आते हैं हमेशा 4 बार दरवाजा खटखटाते हैं। हम समझ जाते हैं कि गुल आए हैं, तो दरवाजा खटखटाने का इंतजार कर रही हो। निर्मला आर्या और जोर से हंसी। तो हम कल कॉलेज में आएंगे? हाँ जरूर, समस्या तो सुलझानी ही पड़ती है। निर्मला आर्या शंकर और विमला को बाहर पहुंचाने गई। बाहर पहुंची तो देखा गुल साहब खड़े हैं। विमला ने निर्मला को धीरे से छेड़ा, आज दरवाजा नहीं खटखटाया। गुल साहब ने सुन लिया। आज तो हमें सूंग आ गई थी कि आप लोग यहाँ हैं। निर्मला जोर से हंसी। अब ऐसा है, आप दोनों जने इनके पास यहीं रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। निर्मला अंदर चली गई। शंकर और विमला गुल से औपचारिक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद निर्मला आर्या बंधेज की सुंदर साड़ी पहने बाहर आई। उनका मुंह दमक रहा था। विमला से रहा नहीं गया। बड़ी जम रही हो निम्मी। निर्मला आर्या शर्मा कर मुस्कुरा दी। विमला और शंकर ने गुल और निर्मला आर्या से विदा। चलते चलते निर्मला ने विम्मी से अगले दिन कॉलेज में आने का तकाजा कर दिया। रास्ते में शंकर विमला से गुल और निर्मला आर्या की बातें करते रहे। कैसी मुश्किल है साथ रहना, चाहकर भी बेचारे साथ नहीं रह सकते। शंकर ने कहा, बेचारी निम्मी लाचार है, गुल साहब के साथ रह भी नहीं सकती। देखो तो निम्मी के पिताजी को, कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेते। यह भगवान का कैसा खेल है। निम्मी को हिम्मत करनी चाहिए। अगर गुल साहब को भी साथ रख ले तो पिताजी क्या कर सकते हैं?
विमला ने जैसे शंकर को सुना ही दिया। भाग्य का ही खेल है, हमारी कोमल भी तो उसी भाग्य के खेल की मुख्य पात्र है। सुनो बिम्मी, कल वहाँ निम्मी क्या मदद करेगी। पैसे का प्रबंध ही करने की सोच रही होगी, लेकिन कोमल को अकेला बाहर कैसे भेज दे। कल पता लगा लेना, मैं उसी जगह ही बदली करवा लूँगा। विमला की बेचैनी बढ़ गई।